गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जल्दी आ जाओ फटाफट। स्टार्ट करें आगे सब। चलो भाई, तो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें पोस्टुलेट्स बताई थी। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट कौन से है भाई बताओ? बोर की याद है? mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू के q1 q2 बाय आर, आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? और दूसरी क्या थी? mv r इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। क्लियर है भाई? क्लियर है? अब अगली पोस्टुलेट पर चलते हैं बेटा, ध्यान से समझना। मैंने तुम्हें क्या बताया था? रदरफोर्ड की सबसे ज्यादा गलत बात क्या थी? उसने एक बात नहीं बोली कि एनर्जी फिक्स है, यही बात नहीं बोली। इसी वजह से वो स्पाइरल पाथ करते हुए क्या हो गया? गिर गया। बोले यही हुआ था? बताओ फटाफट, यही हुआ था। अब इसने क्या बोला था कि अगर सुनो, अगर मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट रेडियस पे घूम रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मेरा इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट रेडियस पे घूम रहा है, इसका मतलब एनर्जी लूज तो नहीं कर रहा ना, एनर्जी गेन कर रहा है। वो वहीं पर बैठा होता आया ना, ऑब्वियस सी बात है, लूज करने पर ही वो अंदर आ रहा था। अगर वो वहीं पर ही है, इसका मतलब ना ही वो एनर्जी लूज कर रहा है और ना ही एनर्जी गेन कर रहा है। बोलो क्लियर है? बोलो बेटा क्लियर है? बोलो क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? तो लिख लो बेटा इस बात को। ठीक है, अगली पोस्टुलेट लिख लो इस बात पे। एन इलेक्ट्रॉन while revolving while revolving in an orbit neither loses energy
neither loses nor gain energy. Therefore these orbits are called stationary orbits. बोलो बेटा क्लियर है? क्या सारे बच्चों की बात क्लियर है? स्टेशनरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन ऑर्बिट की एनर्जी क्या हो गई? फिक्स हो गई। बोलो बेटा क्लियर है? आवाज आ रही है ना? जल्दी बताओ। यहां तक नोट कर लिया सबने? जल्दी बोलो। नोट कर लिया बेटा? फटाफट बताओ। अभीर प्रेजेंट? कहां पर है अभीर? सब बोले भाई। आकृति, प्राची, आर्यन, संचित भाई। हाँ बेटा वो शेल्स की एनर्जी, शेल बोल लो ऑर्बिट बोल लो एक ही बात है। शेल बोल लो ऑर्बिट बोल लो एक ही बात है। ठीक है। अब बेटा देखो, मान लो अगर मैं अपनी शेल में हूं, मेरी एनर्जी फिक्स है। मैंने अभी पहली लाइन क्या बोली कि हमारा अगर एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरी फर्स्ट शेल है, ठीक है, ये मेरी सेकंड शेल है, ये मेरा न्यूक्लियस है। अगर मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ ना, तो मैं यहीं पर घूमता रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस शेल में हूं तो मैं यही घूमता रहूंगा। समझ रहे हो? मतलब अगर मैं एक शेल में घूम रहा हूं तो मेरी एनर्जी फिक्स है। लेकिन मान लो मेरा मन कर जाए घूमने का, मान लो मेरा मन कर जाए घूमने का, अगर मान लो मैं यहाँ पे घूम रहा था, मेरा मन कर जाए कि मैं यहाँ से यहाँ चला जाऊं, समझ रहे हो? जब तक मैं उस शेल में हूं मेरी एनर्जी फिक्स है। लेकिन अगर मुझे सोचो यहां से उठ के यहां पर चले जाना है, मुझे बताओ मुझे खर्चा पानी लगेगा नहीं लगेगा? जल्दी बताओ मुझे, बताओ क्या यहाँ खर्चा पानी लगेगा? खर्चा पानी मतलब मुझे एनर्जी लेनी पड़ेगी कहीं से, तो बेटा वो एनर्जी कौन देता है? जल्दी बताओ बेटा, वो एनर्जी कौन देता है? जल्दी बताओ। एनर्जी हम किससे ले सकते हैं? फोटोन से। याद है बेटा? फोटोन। मैं फोटोन को लेके एनर्जी ले सकता हूँ और मैं ऊपर भाग सकता हूँ। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही बना सकता हूँ। देखो कि अगर मान लो मेरी शेल नंबर 1 है, अब मैं उसको फ्लैट बना रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी शेल नंबर 1 थी और ये शेल नंबर 2। अब मैं उसको लाइन बना के दिखा रहा हूँ, ये मान लो n=2 है, मैं हूं यहाँ पर, सुन रहे हो? मैं हूं यहाँ पर। अगर मुझे मान लो ऊपर जाना है, मुझे अगर ऊपर जाना है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करूंगा। बोलो क्लियर है बेटा? क्या करूंगा बेटा? मैं एनर्जी एब्जॉर्ब। लेकिन सोचो अगर मैं ऊपर जाने पर, सुनो भाई, अगर मैं ऊपर जाने पर एनर्जी को ले रहा हूं तो नीचे आने पे क्या करूंगा? जल्दी बोलो। नीचे आने पे क्या करूंगा? बोलो। नीचे आने पर लूज करूंगा। बहुत बढ़िया। मतलब अगर ऊपर जाने पे एनर्जी एब्जॉर्ब तो नीचे आने पर एनर्जी रिलीज। बोलो समझ रहे हो बेटा? बोलो समझ रहे हो? बोलो बेटा समझ रहे हो? सॉरी, रिलीज। ठीक है, यहाँ क्या आएगा बेटा? एनर्जी रिलीज। बोलो बेटा क्लियर है? बोलो बेटा क्लियर है सबको? ठीक है, एनर्जी रिलीज। अब किसी के माइंड में आ रहा होगा कि सर वो ऊपर गया फिर नीचे क्यों आ गया? भाई अगर वो घूमने निकल ही लिया तो नीचे क्यों आ गया? बेटा तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें दुबई भेजू, दुबई घूमने जाओ, कितने दिन रह के आओगे दुबई? दुबई कितने दिन रह के आओगे? महीना? कोई 10 दिन लगाएगा, कोई 1 साल लगाएगा, मानो 2 साल। कभी ना कभी तो भाई तुम्हें हमेशा क्या होता है, यार अब घर जाना, अब थक गए, घर ज्यादा सुकून नहीं है ना? बताओ भाई फटाफट। हमेशा एंड में हम कहाँ आते हैं? घर। रीजन क्या है? घर में स्टेबिलिटी है, घर में भाई हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, घर में अपना राज होता है। कहीं बाहर चले जाओ, वहां पर घूमने में जरूर मजा आता है, लेकिन वहां पर ज्यादा टाइम रह नहीं पाते हम। हमारा मन होता है हम वापस घर जरूर आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही है, खुशी खुशी में एक्साइट तो हो गए, एक्साइट मतलब हायर एनर्जी लेवल में चले गए, मतलब यहां से कूद के यहां चले गए, लेकिन बेचारों वहां ज्यादा टाइम तक रह नहीं पाते क्योंकि वहां पर वो स्टेबल नहीं रहते, तो वापस नीचे ही आ जाते हैं। बोलो बेटा क्लियर है? बोलो बेटा क्लियर है? बोलो बेटा क्लियर है? ठीक है, तो लिख लो इस बात को। अगली अगली ये पोस्टुलेट ये अगली है, ठीक है, यहीं पर लिख लेना। उसका डायग्राम मैं बना दिया, लिख लो। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन absorbs energy, it moves from lower shell या ऑर्बिट बोल लो टू हायर शेल, and when it comes back, when it comes from higher to lower, बेटा इस शेल को हम बेटा एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। इस शेल को बेटा हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल।
इट लूजेस एनर्जी। जो मैंने डायग्राम में बनाया है उसी को मैंने बस इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है। जो मैंने यहाँ समझाया उसको इंग्लिश में लिख दिया। बोलो बेटा क्लियर है? बोलो बेटा क्लियर? मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ। मान लो इसकी एनर्जी E1, इस शेल की, इसकी एनर्जी E2। मुझे बताओ अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? बोलो भाई, ऑब्वियस सी बात है, मुझे बताओ। अगर मेरे पास 5 रुपए है, मुझे 15 रुपए करने हैं, तो मुझे कितने पैसे लेने पड़ेंगे बाहर वालों से? मेरे पास 5 रुपए 15 रुपए करने हैं, 10 रुपए कैसे निकाला? कैसे 15 में से 5 माइनस कर दिए, 15 में से 5 माइनस कर दिए। यहाँ पर भी यही खेल है। अगर मुझे मान लो E1 से E2 पर जाना है, E1 से E2 पर जाना है, तो मुझे कितनी एनर्जी लेनी पड़ेगी? डेल्टा ई। डेल्टा ई बेटा क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1। समझ लो बेटा, मतलब अगर मुझे यहाँ से यहाँ पर जाना है, यहाँ से यहाँ पर, तो मुझे इतनी एनर्जी लेनी पड़ेगी जो इनका गैप है। वो गैप कैसे निकालूंगा? E2 माइनस E1। बोलो बेटा क्लियर है? क्या सारे बच्चों को इतनी बात क्लियर है? ऑब्वियस ही बात है, अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो मुझे उन दोनों के बीच का खर्चा देखना पड़ेगा कितना होगा। यहाँ पर मेरे पास कितने पैसे थे और यहाँ पर कितने चाहिए, तो मुझे उसका गैप लेना पड़ेगा। बोलो बेटा क्लियर है? नोट कर लिया सबने? सबने नोट कर लिया? ठीक, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? जल्दी बताओ सबने। करो बेटा श्वेता, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हारी प्रैक्टिस कराने वाला, बहुत मजेदार। जल्दी सब नोट करो। सबने कर लिया? श्वेता आपने कर लिया? ठीक है, चलो हेडिंग डालो। अब तुम्हारा खेला स्टार्ट। अब मेरा काम खत्म, तुम्हारा खेला स्टार्ट हो चुका है। अब मैं तुमसे मेहनत कराऊंगा थोड़ी सी, तो भाई मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। हेडिंग डालो बेटा। अब बोहर ने अपनी पोस्टुलेट सारी दे दी। अब बोहर कहेगा मैं इनको यूज करके ना तुम्हें फॉर्मूला देता हूँ, मजेदार मजेदार। मुझे बताओ, क्या रदरफोर्ड ने मुझे बताया था रेडियस कितनी होती है, उसकी वैल्यू? क्या मुझे वो रदरफोर्ड ने बताया था रेडियस की वैल्यू क्या है? नहीं, बोहर बता देगा। हेडिंग डालो बेटा, फॉर्मूलाज रिलेटेड टू बोहर मॉडल। फॉर्मूलाज रिलेटेड टू बोहर मॉडल। सबसे पहला, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, या शेल बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। शेल बोल लो या ऑर्बिट बोल लो, एक ही बात। तो भाई तैयार हो जाओ सारे बच्चे। सबसे इंपॉर्टेंट बोहर की पोस्टुलेट लिख दो। फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट बोहर की पोस्टुलेट लिख दो, सबसे इंपॉर्टेंट बोहर की पोस्टुलेट लिखो फटाफट से। सारे बच्चे लिखो फटाफट, अपने आप लिखोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बोहर की पोस्टुलेट, फटाफट लिख दो बेटा। लिख दी? सबसे इंपॉर्टेंट भाई फटाफट लिख दो भाई, बहुत बढ़िया बच्चों। क्या थी सबसे इंपॉर्टेंट? mv² बाय r, वो किसके इक्वल था? k ze² बाय r²। सबको याद है? मैंने सीधा फाइनल वाले लिख दिए, ठीक है। e और ze को मल्टीप्लाई कर दिया, नोट्स में देख लो, ठीक है। समझ गए? बोल बेटा समझ गए? तो इसका इक्वेशन हमारे पास। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट लिख दो, सेकंड वाली फटाफट सेकंड वाली लिख दो फटाफट। क्या होती है सेकंड? mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। मुझे एक बात बताओ, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना बेटा। इसमें से v की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी? v की वैल्यू निकाल दी, बताओ। इसी इक्वेशन में से v की वैल्यू निकाल दी। अब मैं क्या करूंगा, पुट वैल्यू ऑफ v इन 1। सोल्व डालना, इस v की वैल्यू को यहाँ v में पुट कर दो एक बार। इस v की वैल्यू को वहां पुट करना एक बार। इस v की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो फटाफट सारे बच्चे, ठीक है। तुम भी अपना करो, मैं अपना करता हूँ, ठीक है। तो भाई v की m और r तो भाई बाहर निकाल दो, v की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा? n² h² अपॉन 4 पाई² m² और r²।
विल बी इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है? एम से एम कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा? और कुछ दिख रहा है? और कुछ तो कैंसिल ही नहीं हो रहा। देखो अब मैं क्या करूंगा, आर की वैल्यू निकालूंगा, आर की। तो आर को मैं उधर ले जाऊं, आर को मैं उधर ले जाऊं, तो बेटा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। बताओ ये बन रहा है? बताओ सबका ये बन गया फॉर्मूला? जल्दी बताओ। सबने ये लिख दिया? बेटा मुझे एक बात बताओ, ये एम है किसका? ये मास है किसका? ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना? इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो घूम रहा है। ठीक है बेटा, जेड क्या है? जेड एटॉमिक नंबर है किसका? किसी भी एटम का। के क्या बेटा? कांस्टेंट है, बताया था 9 × 10⁹ 4 पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट और h भी कांस्टेंट है। अब बेटा ध्यान से सुनना, मैं क्या करूंगा, अगर मैं फॉर nth रेडियस की बात कर रहा हूं, nth रेडियस, तो भाई मैं rn लिख दूं क्योंकि मैं अब जनरल फॉर्मूला बना रहा हूं। ठीक है, कोई भी nth रेडियस के लिए n की वैल्यू बदलते जाओ, r की वैल्यू बदलती जाएगी। तो बेटा देखो क्या बनेगा यहां, h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m e k e स्क्वायर इनटू n स्क्वायर बाय z। क्या मैं इसका ऐसे लिखूं? कुछ भी नहीं किया, मैंने इधर उधर कर दिया, बस मैंने इनको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, कुछ भी नहीं किया, बस मैंने उसको सेपरेट कर दिए। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है सारी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यूज है? सारी की सारी वैल्यूज कांस्टेंट है ये। ठीक है, h की कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट। तो मैं इसको पहले सोल्व करके रख दूं? ऑब्वियस सी बात है, जब कांस्टेंट ही है, न्यूमेरिकल से पहले मैं बैठ पहले ही सोल्व कर लेता हूं। बोलो समझ रहे हो बेटा? तो बेटा अगर मैं इसको सोल्व करता हूं ना, इसको सोल्व, इसकी वैल्यू बेटा आती है मेरी 0.529। क्या आती है? 0.529, वो भी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो बेटा मेरी आरएन की वैल्यू क्या आ गई? आरएन की 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। तो बेटा तुम्हें फॉर्मूला ध्यान रखना है, लेकिन ये यूनिट क्या हो जाएगी बेटा इसकी? एंगस्ट्रॉम। समझ के देखो कितनी बड़ी सी चीज थी, छोटू सा फॉर्मूला बन गया, बिल्कुल चुच्चू सा फॉर्मूला। बोलो बेटा क्लियर है? बोलो बेटा क्लियर है? अब बेटा देखो, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं, n की वैल्यू 1 पुट कर दूं, ठीक है, और हाइड्रोजन एटम के लिए बात करूं, ठीक है, तो क्या वैल्यू बन जाएगी किसके लिए? 4 हाइड्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 हो गई और n की वैल्यू भी 1 हो गई, मैंने 1 पुट कर दी। मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट शेल की रेडियस, रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बेटा वो कितनी आ गई? 0.529 एंगस्ट्रॉम आ गई। तो बेटा ध्यान रखना, इसी को हम बोहर रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोहर रेडियस। उसका कई बार सिंबल तुम्हें दिखेगा ए नोट। ठीक है, तो कई बार तुम्हें सिंबल दिखता है ए नोट, ठीक है, ऐसा दिखेगा। तो मैं इस फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूं? Rn इज इक्वल टू 0.529 या ए नोट लिख दूं, n स्क्वायर बाय z। समझ रहे बेटा? तो मतलब बाय चांस कभी अगर ए नोट दिख जाए तो मतलब समझ जाना वो 0.529 ही है। ए नोट का मतलब होता है रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ बोहर की रेडियस। ठीक है, बोलो बेटा क्लियर है? सबने नोट कर लिया? क्या सबने नोट कर लिया बेटा? फटाफट बताओ सबने। बहुत बढ़िया। ठीक, ये रब कर दो ये वाला पार्ट। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, स्पीड मैच कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बेटा अब एक चीज सोचो,
मैं क्या ये लिख सकता हूँ, ये तो मेरी कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्या मैं ये लिख सकता हूँ जो Rn होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, ऐसा लिख सकता हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो मैंने बस ये लिख दिया कि n बढ़ेगा तो r बढ़ेगा, z बढ़ेगा तो r कम होगा, ऐसे लिख सकता हूँ। सिंपल है, इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मुझे बात बताओ, अगर मैं रेशियो लूं, रेशियो ऑफ टू रेडियस, रेशियो ऑफ टू रेडियस, दो का अगर रेशियो लूं तो वो क्या बन जाएगा बेटा, Rn1 बाय Rn2, वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, n1 का स्क्वायर बाय z1 का स्क्वायर डिवाइड बाय n2 का स्क्वायर बाय z2 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है? बोलो बेटा ऐसा लिख सकता हूँ, बताओ। कुछ भी नहीं किया, दो का रेशियो ले लिया, क्वेश्चन कराऊंगा वहां क्लियर होगा ज्यादा। अगर मैं दो का रेशियो ले रहा हूँ तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Rn1 बाय Rn2 विल बी इक्वल टू n1 बाय n2 का स्क्वायर इनटू, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, इनटू z2 बाय z1। तो मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, बस रट्टा नहीं मारना, समझना है, नहीं गलती से लगा देना, लक्ष्य गलती से लगा देना। क्लियर है भाई? मैंने बस कुछ नहीं किया, दोनों का रेशियो ले लिया, दो डिफरेंट डिफरेंट रेडियस का। नोट कर लिया? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, कैलकुलेट रेडियस ऑफ सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, फिफ्थ शेल ऑफ हीलियम प्लस एटम, या आयन बोल लो, थर्ड है, 10th शेल बेटा देखो, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1। अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता। ये लगता है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वाले पर है, पूरा बोहर का जो मॉडल है ना वो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए बना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन वाले नहीं होंगे तो मैं कर ही नहीं सकता। बताना पहले का आंसर, पहले का आंसर बताना। मुझे क्या निकालना है, R2 0.529 n स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, z की वैल्यू 1, तो क्या बन जाएगा 0.529 into 4, मल्टीप्लाई कर देना, देख लो 4 आएगा। बोलो क्लियर? इसमें देखो, इसमें मुझे R5 निकालना है, तो 0.529 into 5 का स्क्वायर, फिफ्थ शेल है, डिवाइड बाय, बेटा बताओ क्या होगा यहाँ पर, z की वैल्यू क्या होगी ये बता दो बस, z की वैल्यू बताना बेटा। हाँ यही गलती करते हो बेटा, z का मतलब होता है उसका एटॉमिक नंबर। बेटा हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, कई बच्चे ना ये चार्ज लिख देते हैं, भाई z चार्ज नहीं है, z एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर तो बेटा 2 होता है ना हाइड्रोजन का, हीलियम का, समझ रहे हो भाई? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, हीलियम हो चाहे हीलियम प्लस ले लो, उससे कुछ मतलब नहीं पड़ रहा, 2, ठीक है। बेरिलियम 3 प्लस का होता है 4, लिथियम 2 प्लस का होता है बेटा 3। ये बात ध्यान रखना, तुम बच्चे गलती कर जाते हो। अब ये लास्ट वाले का आंसर दे दो, लास्ट वाले का आंसर दे दो फटाफट से। कर लिया? देखो सिंपल है, R10 निकालना है, तो 0.529 10 का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा जल्दी बताओ, 4, ठीक है। तो ये बेटा क्या हो जाएगा 0.529, मल्टीप्लाई कर लेना, 100/4 क्या होता है 25, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सबको? क्या सबको ये बात क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, आसान है ना,
करने में तो आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। इफ ये ऐसे लिख देता हूं, फाइंड द रेशियो रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड फिफ्थ शेल ऑफ हीलियम प्लस एटम, या आयन लिख दो। बेटा देखो सिंपल है, पहले तो मुझे R1 की वैल्यू लिखनी है, वो क्या हो जाएगी 0.529 n का स्क्वायर 1 का स्क्वायर z की वैल्यू 1, ठीक है। और अब उसने मुझे बोला है हीलियम प्लस के लिए, ठीक है, हीलियम प्लस के लिए वैल्यू निकालनी है, तो बेटा R5 लिख दूं, ठीक है। वो क्या बन जाएगा 0.529 इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा बेटा, डिवाइड बाय, बोलो भाई डिवाइड बाय क्या होगा, जल्दी बताओ बेटा। हीलियम है, हीलियम के लिए 2 होता है, तो भाई अगर मैं दोनों का रेशियो ले लूं, रेशियो तो R1 बाय R5 करूंगा अगर, ठीक है, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, बोलो भाई क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 2, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 2/25। सबका आ गया ये, कुछ भी नहीं किया, दोनों का रेशियो ले लिया बस। तो अभी जो मैंने जनरल फॉर्मूला बताया था ना, वो भी लगा सकते हो सीधा। वो जनरल फॉर्मूला क्या था, R1/R2 इज इक्वल टू N1 का स्क्वायर बाय N2 का स्क्वायर इंटू Z2/Z1। N1 कितने, 1 का स्क्वायर, N2 कितने 5 का स्क्वायर, Z2 कितने 2, Z1 कितना 1, तो आंसर क्या होगा बेटा 2/25। समझ लो, देखो मैंने यही शॉर्टकट लिखवाया था अभी पहले, थोड़ी देर पहले, ठीक है बेटा। कर लिया, अब एक क्वेश्चन तू, आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। इफ, ठीक है मैं ही लिख देता हूं, क्वेश्चन है बेटा, इफ रेडियस ऑफ सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x, फाइंड रेडियस ऑफ फिफ्थ शेल ऑफ हीलियम प्लस आयन। ये क्वेश्चन कर दो, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, इसको कर दो, इससे अलावा राइट ही नहीं बनती। कर लोगे या कराऊं, सीधा ये वाला चीज लगा दो सीधा, R1/R2 इज इक्वल टू N1/N2 का स्क्वायर इंटू Z2/Z1। R1 की वैल्यू गिवन है बेटा x, R2 की निकालनी है N1, N1 क्या बेटा 2 का स्क्वायर, N2 क्या बेटा 5 का स्क्वायर, Z2 क्या बेटा 2, और Z1 क्या है हाइड्रोजन के लिए 1। तो आंसर क्या बन जाएगा x/R2 इज इक्वल टू 8/25, ये बनेगा। तो बेटा मेरी R2 की वैल्यू क्या होगी, R2 की वैल्यू 25x/8 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं डीपीपी दूंगा तुम्हें जो सोल्व करनी होगी, ठीक है। पहले इतना करो फटाफट, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, 2 चीजें बस अप्लाई करनी है।
प्राची हो गया, सबे, हर्षित, आर्यन, मानिका, तनीषा, आकृति हो गया सबका, श्रेया, आर्यन, सरिता, अभीर, दिव्यांशी, प्रिंस, रितेश। क्लियर है ना? सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है डायरेक्ट। रेशियो पूछ रखा है तो रेशियो निकालो, ठीक है। सिंगल का पूछा है तो सिंगल निकालो। बेटा अगली आईडी डालो, ग्राफ्स। बेटा ग्राफ्स वाला पार्ट फिर आ गया, जैसे पिछली बार आसान था ना, ये भी आसान कर दूंगा। पहले देखो आईडी डालो ग्राफ्स। ठीक है बेटा, मैं ग्राफ्स की बात कर रहा हूँ तो उससे पहले मैं कुछ ग्राफ सिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ मैं तुम्हें ग्राफ सिखा देता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले मेरी बात सुनो, ठीक है। ग्राफ देखो सारे बच्चे एक बार पहले, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ आता है? क्या तुम्हें y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर का ग्राफ आता है? क्या तुम्हें y इज इक्वल टू एम बाई एक्स का ग्राफ आता है? ये तीनों ग्राफ बना सकते हो? ये ग्राफ बनाना अगर आते हैं तो फटाफट बना दो। बेटा देखो, y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ तो तुम्हें आता ही है, कैसे होता है बता दो भाई, बता दो भाई फटाफट, कैसा ग्राफ होता है? स्ट्रेट लाइन। बेटा इसका कैसा ग्राफ होता है? इसको हम बोलते हैं बेटा पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको? पैराबोला। यहां पर अगर मैं y वर्सेस x का ग्राफ बनाता हूं, इसको बोलते हैं बेटा हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तीनों ग्राफ समझ लो कि कभी अगर ऐसी इक्वेशन बन रही है तो ये बनेगी, ऐसी इक्वेशन बन रही है तो ये बनाओगे, ऐसी इक्वेशन बन रही है तो ये बनाओगे, ठीक है। अगर मान लो कभी ऐसी इक्वेशन बन जाती है ऐसी, तो बेटा फिर कैसा बनेगा ग्राफ? ऐसा ही बनेगा, लेकिन वो यहाँ बन जाएगा, बस बनेगा पैराबोला ही, लेकिन ये y एक्सिस पे बनेगा, मतलब नेगेटिव y में यहाँ की तरफ बनेगा, ठीक है। बनेगा पैराबोला ही, बस ये साइन नेगेटिव है ना तो इसलिए नेगेटिव y में चला गया, ठीक है बेटा। हाँ संजीत भाई, मिल गई थी, मैंने देख ली थी, ठीक है। नोट कर लिए बेटा सारे ग्राफ? सारे बच्चों ने ग्राफ नोट कर लिए? जल्दी बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट खेला बताना है इसको। अब देखो ग्राफ बनाने कैसे हैं, ध्यान से सुनना। वेलोसिटी में भी ऐसी ग्राफ बनवाऊंगा मैं, तो इसमें अच्छे समझ लो, वेलोसिटी में तुम खुद बनाओगे फिर। देखो भाई सिंपल सा खेल है। मेरी इक्वेशन क्या है, मुझे एक बार इक्वेशन बताना। आर एन इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड है, बताओ हाँ या ना? यही बोलो भाई सारे बच्चों का, यही इक्वेशन है, बोलो भाई यही इक्वेशन है। अब बेटा देखो, मुझे बताओ, हमारा जो ग्राफ बनता है वो कितने डायमेंशन का होता है? कितने डायमेंशन का होता है बेटा जो ग्राफ बनाते हैं? 2 डायमेंशन ना, एक एक्स एक्सिस और एक वाई। हमारे पास 3D ग्राफ तो नहीं बनाते ना, हम 2D बनाते हैं, क्योंकि 3D के लिए भाई हमारी नोटबुक पे जगह ही नहीं होती, तो हम 2D में काम चलाते हैं। तो तुम यहाँ पर देख लो 3 वेरिएबल है, एक ये 2 और एक 3, समझ रहे हो? 3 वेरिएबल है। तो अगर मुझे उसको 2 में कन्वर्ट करना है तो मैं एक को कांस्टेंट बना दूं, मतलब बोल दूं कांस्टेंट रखूंगा मैं, तो भाई अब 2 वेरिएबल हो जाएंगे। तो बेटा ध्यान रखो, मैं यहाँ से ना इसको 2 तरीके में क्लासिफाई करूंगा, एक केस 1 और एक केस 2। केस 1 में मैं क्या करूंगा, z को कांस्टेंट कर दूंगा। तो ध्यान से देखना बेटा, z को कांस्टेंट कर रहा हूं तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे, मैं उसको ना कांस्टेंट के नीचे लिख दूंगा, ताकि मुझे फील आए इसके साथ बन चुका है, इसका भाई बन चुका है, और n स्क्वायर को लग, मतलब कुछ फर्क नहीं आया, बस मैंने लिखने में ना z को इसके पास भेज दिया। अगर मैं यहाँ पर n स्क्वायर को कांस्टेंट कर दूं या n को कांस्टेंट कर दूं, तो बेटा जो मेरा rn हो जाएगा वो 0.529 n स्क्वायर
इंटू 1/z लिख दूं। अब देखो ऐसा लग रहा है कि n स्क्वायर इसका भाई बन गया, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट। यहाँ पे मैंने z स्क्वायर लिख दिया तो लग रहा है ये भी कांस्टेंट है। इतनी बात समझ रहे हो बेटा? इतनी बात समझ रहे हो? जल्दी बताओ। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो अगर मैं तुम्हें ग्राफ बोलूं, ठीक है, तो मैं केस 1 के ग्राफ बनाने वाला हूँ। पहले तो हेडिंग डाल लेना केस 1। जो ग्राफ बना रहा हूँ ध्यान से समझना, समझने का खेला ज्यादा है इसमें। मान लो मैं इधर पुट कर रहा हूँ Rn और मैं इधर पुट कर रहा हूँ n। ध्यान से फील करना, तो मैं समझाने जा रहा हूँ, सबका ध्यान अब इधर आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ना जो ग्राफ बनाने को बोल रहे हैं, तो पहले तो उस इक्वेशन को उठा लो, ध्यान से सुन लेना, उस इक्वेशन को उठा लो जिसका ग्राफ बना रहा हूँ। अब देखो बेटा, इधर देखो, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर उसको y बोल दो। यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है बेटा? जल्दी बताओ, क्या लिखा हुआ है? जल्दी बोलो भाई। मार्केट ब्लैक बोलो, बोलो भाई क्या लिखा हुआ है? y। तो भाई यहाँ पर ये है, तो मैं इसको y बोल दूं। बिल्कुल ऐसे बनाओगे तो समझ जाओगे साथ। तो ये मेरा y हो गया। मुझे बताओ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? n। तो मैं इस n को x बोल दूं, इस खाली n को x, तो ये मेरा एक्स स्क्वायर बन जाएगा। बताओ, अगर n को मैं x बोल रहा हूँ तो n के ऊपर x स्क्वायर बन जाएगा। देखो इस n को मैंने x बोला, जो यहाँ लिखा हुआ उसको x बोल दो, तो x का स्क्वायर। और ये बेटा पूरी एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट को मैं m लिख दूं या k बोल दूं। ठीक है, मतलब कांस्टेंट है इसका मतलब, समझ रहे हो? m बोल दो, k बोल दो, एक ही बात है। तो ये कैसा ग्राफ बन गया? फील कर पा रहे हो? कैसा ग्राफ? y = mx स्क्वायर। कैसा होता है उसका ग्राफ? पैराबोला। सारे बच्चों को ये बात क्लियर है? ये साथ में ये भी जरूर लिखना, ये भी बात जरूर लिखना, वरना समझ नहीं आएगा दोबारा जब पढ़ोगे। अभी एक दो ग्राफ और कराऊंगा और क्लियर होगा। अब इधर देखो, अब मैं केस 1 का एक और ग्राफ बनाने जा रहा हूं। केस 1 का ये वो ग्राफ Rn वर्सेस n स्क्वायर। अब बेटा ध्यान से फील करना, दोबारा ये इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, यहां से तुम्हें फर्क पता चलेगा। अब बेटा देखो सारे बच्चे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको मैं क्या बोलूंगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या बोलूं? जल्दी। y। बहुत बढ़िया बेटा। जो यहाँ पर लिखा हुआ उसको क्या बोलूंगा? अब यहाँ पर मैं इस पूरे को x बोलने वाला हूँ, समझ रहे हो? n को x नहीं, मैं इस पूरे को x, क्योंकि जो नीचे लिखा हुआ उसको x मानना है। यहाँ पर n लिखा हुआ था तो मैंने n को x माना था। यहाँ पर ये पूरा का पूरा है तो मैं पूरे को x मानूंगा। बेटे उसके आगे क्या होता है? ये तो कांस्टेंट ही है। तो मेरा क्या ग्राफ बन गया? सारे बच्चों के फंडा क्लियर? समझ गए सारे कैसे हम ग्राफ बना रहे हैं, कैसे कंपेयर कर रहे हैं? ठीक है। अब बेटा अब तुम ये ना सोचना कि सर हमें कैसे पता चलेगा किस किस के बीच में बनाना है। तुम्हें वो टेंशन नहीं लेनी, एग्जामिनर बोलेगा रेडियस वर्सेस एन स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, तो तुम्हें पता होना चाहिए बनता ऐसा है। वो ये नहीं पूछेगा कि किस किस का बना सकते हो, तुम्हें बस देखना बनता कैसे है उसका, वो तुम ऐसे बनाओगे जैसे मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, जब सोचोगे। अब मैं बात करता हूँ बेटा केस 2 की। बेटा केस 2 में मैं ग्राफ बनाने वाला हूं Rn वर्सेस Z के बीच। बेटा केस 2 वाली इक्वेशन लिखना, जहां पर n कांस्टेंट था, क्या दियो? Rn = 0.529 n स्क्वायर इंटू 1/z। ये इक्वेशन दी, बताओ। अब मुझे बस इतनी सी बात बता दो सारे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो यहाँ क्या बन जाएगा मेरा? y बनेगा, जल्दी बोलो। इतनी बात क्लियर है भाई सबको? ये y बन गया, इतनी बात क्लियर है? यहाँ पर z है ये, तो मैं z को क्या मान लूंगा? x। z को x मानूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ 1/x लिख दूं, क्योंकि x तो नीचे है ना, z को x माना है तो ये तो 1/x है। और ये बेटा क्या है? ये मेरा पूरा कौन सा ग्राफ बन गया? y = k × 1/x। कौन सा बन गया? देखो नोट्स में देखो, क्या नाम था उसका? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
समझ गए बेटा? बस मैं कंपेयर करता जा रहा हूँ, ग्राफ बनाता जा रहा हूँ। अब इसी का दूसरा केस का ही दूसरा ग्राफ अब ये तुम बना के दोगे मुझे। 1/z वर्सेस Rn, इसका ग्राफ तुम बना दो फटाफट से। इसका ग्राफ तुम बना दो फटाफट। कैसा बनेगा सोचो, जैसे मैंने तरीका सिखाया वैसे। बहुत बढ़िया, वीर ने आंसर दे दिया, लाजवाब हो वीर। मनिका ने भी आंसर दे दिया, हर्षित ने भी आंसर दे दिया, मनीत ने भी दे दिया, आर्यन ने भी दे दिया, बहुत बढ़िया। सारे तो भाई, अर्पिता ने भी दे दिया, ठीक है, ईशांत ने भी दे दिया, लक्ष्य ने भी दे दिया, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो पहले तो मैं यही इक्वेशन को लिख देता हूं। अब मुझे बताओ, इधर Rn है तो ये मेरा बेटा Rn क्या बन गया भाई, इधर है 1/z, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं 1/z को क्या बोल दूंगा, x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा मेरा m, क्या बन गया, समझ रहे हो? आसान है कितना, बस पेशेंस रखनी है बनाते हुए, कि जैसे मैं कंपेयर करा रहा हूं उसको कंपेयर करते जाओ। समझिए सारे बच्चे? क्लियर? बहुत बढ़िया। अब अगला हेडिंग डालो, अगली हेडिंग, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ n ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में लिखे ना, इन nth ऑर्बिट, क्योंकि घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन ही ना। सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन लिख दो, सबसे इंपॉर्टेंट, बोर की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बोर की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन, सारे बच्चे लिख दो, मैं भी लिख देता हूं। mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू kz e स्क्वायर बाय r स्क्वायर। सबने लिख दी? लिख दी बेटा सबने? जल्दी बोल। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछले केस में हमने किसकी वैल्यू पुट की थी, पिछले केस में v की वैल्यू पुट की थी, इसमें मैं r की वैल्यू पुट कर दूंगा। पुट वैल्यू ऑफ r इन फर्स्ट, r की वैल्यू को बेटा पुट कर दो ऊपर। तो पहले तो तुम यहां पर यही देख लो, r से r तो ये कैंसिल ही हो गया, ठीक है, यहीं पर दिख रहा है r से r कैंसिल, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, mv स्क्वायर इज इक्वल टू kz e स्क्वायर बाय r, r की वैल्यू क्या बेटा, nh इंटू 2 पाई m इंटू v। बेटा आप देखो यहाँ पर m से m कैंसिल, ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, v स्क्वायर से v कैंसिल, ठीक है, मतलब यहाँ से एक v बच गया, और कुछ बच रहा है, तो मेरा v क्या बन जाएगा, kz e स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई को मैं आगे लिख देता हूँ, ठीक है, डिवाइड बाय nh। बताओ यही बन रहा है सबका, यही बन रहा है, के भी आएगा, के तो लिख दिया, बोले ये आ गया, सबका ये आ गया। मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 पाई के ई स्क्वायर इंटू जेड बाई एन, और यहाँ पर h। मैंने क्या किया, मैंने z को और n को अलग कर दिया, बाकी सबको इकट्ठे लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत, किसी के पेट में दर्द, ये बेटा मेरा h है, h, किसी के पेट में दर्द ये सुन के कि भाई मैं अलग क्यों कर रहा हूँ। अब मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ, इसकी वैल्यू निकाल लूँ, तो सारी कांस्टेंट टर्म्स है, इसकी वैल्यू निकाल लूँ, कांस्टेंट टर्म्स है ये तो सारी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू बेटा आएगी 2.188 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकंड। तो बेटा मेरा वीएन का फॉर्मूला बन गया ये, तो बेटा मेरा वीएन का फॉर्मूला क्या बन गया,
समझ गए सारे बच्चे? सारे बच्चों को क्लियर है? आसान था ये, कुछ याद नहीं रखना ये सब कुछ बेटा, डेरिवेशन याद नहीं रखनी, बस ये रिजल्ट याद रखना है। क्लियर है भाई सबको? क्या सबको क्लियर है बेटा? मुझे कितनी सी बात बता दो, अगर मैं इस वेलोसिटी को सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखना चाहूं, ध्यान से सुनना, अगर इस वेलोसिटी को सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखना चाहूं बेटा, वो फिर वही है, तो सेम आना तो सेम ही है। देखो, अगर इसी को मैं सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखना चाहूं तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 10 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया भी, तो बेटा वो हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो एग्जामिनर कई बार कंफ्यूज कर देता है, तो ध्यान रखना बेटा उसने यूनिट क्या दी है, सेंटीमीटर पर सेकंड दी है या मीटर पर सेकंड दी है? बोलो क्लियर? तो मैं ये लिख सकता हूं 4 रेशियो के लिए मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? v1/v2, वही यहीं से उठाएंगे, ये तो कांस्टेंट टर्म है, क्या बन जाएगा? z1/n1 into n2/z2। जैसे हमारा रेडियस का था ना, अब मैं उसको जल्दी जल्दी लिखा करूंगा, ठीक है? अब तुम समझ चुके हो ये कंसेप्ट क्या है, ठीक है? वहां पर भी मैंने इन दोनों का रेडियस का रेशियो लिया था, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाता था, तो भाई z1/n1 डिवाइड में z2/n2, वो ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा। बोलो बेटा क्लियर है? ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, z1/z2 into n2/n1। ठीक है, मैंने z वालों को इकट्ठा कर दिया, n वालों को अलग, एक ही बात है, वो फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो बेटा क्लियर? क्या सारे बच्चों को इतनी बात क्लियर है? क्वेश्चन है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, और दूसरा पार्ट है सेकंड शेल ऑफ हीलियम प्लस एटम आयन। ये दो क्वेश्चन है, दोनों कर। अरे हाँ, N1 आएगा। ये जो दो क्वेश्चन थे उनको सोल्व कर दो फटाफट से बेटा, बहुत आसान टॉपिक है ये बहुत जल्दी हो जाता है। घर पे एक बार जरूर रीड कर लेना, अगर किसी को लगे कि फास्ट है तो भाई इसका मतलब है कि क्लास के बाद दोबारा इनको पूरा पढ़ना है एक बार। दोनों की वैल्यू बता दो फटाफट। इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए भाई, कुछ भी नहीं है। V5 निकालना है, 2.188 इंटू 10 रेज़ टू पावर बेटा कितना होगा 6, इंटू Z की वैल्यू क्या 1, N की वैल्यू क्या 5, तो बेटा ये मेरा आंसर आ जाएगा, सोल्व कर लेना। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, V2 निकालना है, 2.188 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, हीलियम के लिए 2 और ये 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये मेरा आंसर आ गया। समझ गए? हीलियम के लिए Z भी 2 होता है और सेकंड शेल था, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। नहीं बेटा अर्शित ले सकते हो, बाकी वो क्वेश्चंस पर डिपेंड करेगा कि वो ऑप्शंस कैसे दे रहे हैं। अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो ले लो, अगर ऑप्शन बहुत पास पास है तो मत लेना। ठीक है, 2.2 ले लो फिर भी, लेकिन 2 अकेला ना लेना, 2.22 ले लो, 2.2 ले सकते हो। ठीक है, थोड़ा उससे थोड़ा अप्रोक्स बेटर आ जाएगा बेटा, वो क्वेश्चंस पर डिपेंड करता है वो एग्जामिनर कैसे पूछ रहे हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड 10th शेल ऑफ बेरिलियम आयन। इसका आंसर दे दो फटाफट से मुझे।
जल्दी से सब बच्चे आंसर दे दो इसका। सबका आंसर चाहिए मुझे अभी, ये वाले क्वेश्चन में सबका आंसर चाहिए मुझे। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है उधर, रेशियो वाला। देखो R1/R2, ठीक है। यहाँ R1 और R2 का मतलब ये नहीं है फर्स्ट और सेकंड शेल, मतलब है दो डिफरेंट शेल्स, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, Z1/Z2। हाइड्रोजन का Z1 क्या होता है 1, बेरिलियम का होता है 4, N2/N1, N2 मतलब 10, N1 मतलब 5। सबको क्लियर है भाई? सबको क्या सबको क्लियर? अगली चीज लिखो बेटा, ग्राफ। देखो बहुत सिंपल है इसके भी ग्राफ। फॉर्मूला क्या था वेलोसिटी का, ठीक है। और यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा, यदि बेटा सुनो, अरे भाई शेल तो इनफाइनाइट पॉसिबल होती है, तुम ये ना सोचो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं तो होता है। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, जो सोलर सिस्टम है, जो वहां ऑर्बिट्स है, क्या वो कोई सड़क बना रखी है? अगर मान लो थोड़े टाइम बाद एक और प्लेनेट आ जाता है, तुम ये थोड़ी बोलोगे सर उसमें तो वो वाली ऑर्बिट होती नहीं, तो आ कहां से गया? बेटा इमेजिनरी पाथ होते हैं, मतलब कि होंगे बहुत सारे, इलेक्ट्रॉन रहता कहां है उस पर डिपेंड करता है। तो ये ना सोचो भाई एक ही होता है, उसमें होते तो बहुत सारे ऑर्बिट्स है, रहता सिर्फ वो पानी में होता है, ठीक है। ओके यदीप, समझ गए? ठीक है, ये रोड थोड़ी बनानी है कि भाई पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, ये तो एक इमेजिनरी पाथ है जो हम मान लेते हैं कि एक ऑर्बिट, एक्चुअल में तो बस वो घूम रहा है, ठीक है। अब बेटा देखो यहां से दो केस बनाता हूं, एक में मैं क्या करूंगा n कांस्टेंट, और एक में करूंगा z कांस्टेंट। अब तुम साथ साथ बनाओगे मेरे ग्राफ। n कांस्टेंट अगर मैं लिखता हूं तो वो क्या बन जाएगा, n को इसके साथ ले आओ और ये z को कांस्टेंट करता हूं अगर मैं, तो मैं क्या करूंगा, z को इसके साथ ले आऊंगा और n को अलग कर दूंगा। पहले बताओ इतनी बात सारे समझ गए या सारे इतनी बात समझ चुके हैं? क्या सबको इतनी बात क्लियर है? बस को अब मेरा केस क्या, मैं एक केस उठा रहा हूं, तो भाई मैं पहले ही केस 1 बोल रहा हूं इसको, और इसको केस 2 बोल रहा हूं। तो बेटा केस 1 देखो, केस 1, केस 1 के ग्राफ बनाने को दे रहा हूं मैं, तुम खुद बनाओगे। केस 1 के ग्राफ बनाने तुम्हें Vn वर्सेस Z बनाने, जल्दी बना दो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। मैं हेल्प नहीं करूंगा, तुम खुद निकालोगे। जिसको जो यहाँ पर है उसको x मान लो, जो यहाँ पर है उसको y मान लो, क्या बन जाएगा? किसी को कोई दिक्कत? सबका सबको समझ आ गया ना? समझाऊं तो ना, ये अब तो क्लियर है, ठीक है। और केस 2 बेटा, इसका केस 1 का एक ही ग्राफ होता है, केस 2 पर आ जाओ। इसके दो होते हैं, एक केस 1 का ग्राफ है, मैं Vn वर्सेस n बना रहा हूँ, एक मैं Vn वर्सेस 1/n बना रहा हूँ, दोनों ग्राफ बना दो सारे बच्चे फटाफट। आसान लग रहा है ना अब तो? शेप बताओ बेटा, शेप बताओ। अरे भाई स्ट्रेट लाइन क्यों बोल रहे हो इसमें? पहले में बताओ, पहले में बेटा, पहले में। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? हाँ पैराबोला क्यों बोल रहे हो? देखो Vn को क्या मानना है x, ठीक है। तो ये बेटा मेरा क्या बन गया यहाँ y, सॉरी, n को क्या मानना है x, ठीक है। तो n को x मानना है, और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो क्या ग्राफ बन गया,
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्लियर है। यहाँ पर 1/n को x मानना है, अब मैंने पूरे 1/1 को x मान दिया, तो अब ये कैसा बन जाएगा, y इक्वल टू, बेटा ये तो तुम्हें करा चुका हूं मैं, अब तो तुम्हें खुद ही बनाना था, ये तो होमवर्क दे देता मैं। बेटा जिनसे बन नहीं रहे ना, सुनो भाई मेरी बात सुनो, कुछ बच्चों से इतनी जल्दी नहीं बनते, तो क्लास के बाद दोबारा बनाएंगे, बहुत आसान है, तुम कर लोगे। कईयों को टाइम ज्यादा लगता है, तो मैं वो यहाँ पर इतना टाइम दे नहीं सकता, मजबूरी है, वरना सिलेबस पीछे रह जाएगा। तो तुम बच्चों क्या करो, क्लास के बाद दोबारा बनाना एक बार, जिनसे एक बार में नहीं बने, जिन्होंने टेपे हैं वो दोबारा बनाएंगे, सुन रहे हो, क्लास के बाद बेटा दोबारा बनाना बिना देखे, जो टेप रहे हैं वो दोबारा बनाएंगे। लास्ट चीज समझ लो, बस लास्ट चीज, बेटा तुम एक बार ना, एक फॉर्मूला दिखा रहा हूं मैं, तुम एक बार जो वहां पे रेडियस को हमने डिराइव किया ना, रेडियस को, उसका फॉर्मूला देखो, क्या तो उसके फॉर्मूले में तुम्हें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, क्या उसके फॉर्मूले में तुम्हें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, उसके फॉर्मूले में जो हमारा बड़ा फॉर्मूला था, बड़ा दिख रहा है बेटा, रेडियस के फॉर्मूले में तुम्हें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा भाई, ठीक है, डिनोमिनेटर में आ रहा होगा, डिनोमिनेटर में, और वेलोसिटी के फॉर्मूले में दिख रहा है, वेलोसिटी में, तो बेटा ध्यान रखना, जो Rn है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो वेलोसिटी है वो डिपेंड ही नहीं करता मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इतनी बात ध्यान रखना, फॉर्मूला याद नहीं रखना, बस ऑब्जर्व करना था कि ये बढ़ाऊंगा तो ये कम हो जाएगी, लेकिन अगर मास बढ़ाऊंगा तो वेलोसिटी को कोई चेंज नहीं फर्क पड़ेगा। अब एक चीज देखो, अगर मैं 4 हाइड्रोजन एटम बात करूं, 4 हाइड्रोजन एटम, बेटा मेरा Rn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.529 n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि Z तो 1 हो गया, ठीक है, Z की वैल्यू 1 हो गई, तो ये बन जाएगा। मुझे बताओ R1 की वैल्यू क्या आ रही है, R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू क्या आएगी, R3 की वैल्यू क्या आएगी, R4 की वैल्यू क्या आएगी। तुम एक चीज देख रहे हो, एक चीज कि अगर ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरी रेडियस है, मान लो, ठीक है, ये मेरी रेडियस है R1, अगर उसकी वैल्यू मैं मान लो R है, तो बेटा R2 की वैल्यू क्या हो रही है, बता सकते हो कोई बताएगा, देखो 4 टाइम्स हो रही है, देख रहे हो, तो 4R हो जाएगी। R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, R3 की वैल्यू 9R, बहुत बढ़िया। R4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फील कर पा रहे हो ये, देखो जैसे मैं n की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, स्क्वायर होता जा रहा है, ठीक है। अगर ये वाली बात लिख लिया तुमने, उसके बाद देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेलोसिटी का 2.188 इंटू 10⁶, z की वैल्यू तो 1 हो गई बाय n, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो v1 क्या हो जाएगा, अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो v2 क्या हो जाएगा, n3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं n3 पुट कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो तुम देख रहे हो, अगर इसकी वेलोसिटी मैं v मानता हूं, तो बेटा इसकी v2 क्या हो जाएगी, v2 क्या होगी बताएगा, बस लास्ट चीज है, v2 क्या होगी, देखो ये वाली वैल्यू तो सेम है, अगर इसको मैंने v बोल दिया तो ये क्या बन गया, v/2, ये क्या बन गया, v/3, तो ये क्या, अगर ये v है तो ये क्या बन जाएगा, v/2, v3 क्या हो जाएगा, v/3, v4 क्या हो जाएगा, v/4। तो ये जनरल बात ध्यान रखना कि शेल अगर बढ़ती जा रही है तो रेडियस कैसे बदल रही है और वेलोसिटी कैसे बदल रही है, ये शेल नंबर 1 है, ये शेल नंबर 2, ये शेल नंबर 3 और ये शेल नंबर 4। बस यहीं पर एंड करते हैं आज की क्लास।
नोट कर लो बेटा इसको। हेलो, हाँ जी।